हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो जैसे सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो उनका कोड है BEC 201। तो उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और यूनिट्स कवर्ड, यानी कि पूरी पाँचों की पाँचों यूनिट से जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एक न्यूमेरिकल का मास्टर वीडियो इसको समझ सकते हैं हम। इसमें मैंने सब टाइप के न्यूमेरिकल को टच किया है कहीं ना कहीं पर, जिस टाइप के बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मैंने सारी जो भी है सब कुछ ले लिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जाम में आपके जिनके बनने के चांसेस होते हैं, उन टाइप के मैंने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लेने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा। कोई डाउट होता है किसी न्यूमेरिकल में तो भी कमेंट करेंगे। और बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे हर एक न्यूमेरिकल को करने का तरीका, क्योंकि न्यूमेरिकल का बहुत डर रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके स्टूडेंट्स में, तो मैं वो सारा डर निकाल दूंगा। क्लीपर क्लैम्पर के जो न्यूमेरिकल भी आते हैं वो भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, हो सकता है मेरे से किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादातर मेरे से हो ही जाती है, इसलिए मैंने ये बोला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, तरीका समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं पर अगर गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल अभी। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑल यूनिट कवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, अब ये न्यूमेरिकल हमें देख के दो कंडीशन होती है, या तो ये पहचानने की कोशिश कर लो कि काहे का न्यूमेरिकल है, लेकिन नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, देखो मैंने न्यूमेरिकल में थ्योरी नहीं लिखी, मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें। ये इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है और ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई करनी है और इसकी आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगी वो इसने पूछा है इस क्वेश्चन में, यानी कि आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो ये देखने में तो वैसे मैं अगर कहूँ तो ये क्लीपर का न्यूमेरिकल है, लेकिन हमें नहीं जानना कि कहाँ का न्यूमेरिकल है। तो करने का तरीका क्या है सर, फिर बताइए। तो करने का तरीका ये है बेटा, देखो कि ये हमारी जो वेवफॉर्म होती है ये 2 हाफ साइकिल्स होती है, इसमें एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव। हमें 1/1 साइकिल्स इसमें अप्लाई करनी है सर्किट में, और अप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता रहा है वो हमें नोट कर लेना है। ठीक है कि सर अब ये करना कैसे है, तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैं इस वाले न्यूमेरिकल को तो डिटेल में समझा रहा हूँ जिस तरह से एग्जाम में करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो तरह से क्वेश्चन देता है क्लीपर का या क्लैम्पर का, या तो शॉर्ट में देगा 2 मार्क्स में, या लॉन्ग में देगा 7 मार्क्स में, या क्या करेगा वो कि लॉन्ग क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल और एक उसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐड कर देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई ऐड करके दिया है, यानी कि कम मार्क्स में अगर दिया है, तो आपको क्या करना है, बस ये अप्लाई करना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर देनी है थोड़ा सा बता के। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं इस तरह से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को केवल इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कैसे करना है। बाकी जो क्लीपर क्लैम्पर के न्यूमेरिकल हैं वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो जब हमने सबसे पहले फर्स्ट अप्लाई मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, ज़्यादा नहीं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको भी समेट लूं। ठीक है, 10-12 न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं, तो पेशेंस बना के रखेंगे, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर लग रहा है स्पीड स्लो है तो, क्योंकि मुझे समझाना सबको एक साथ लेके चलना है, तो मैं थोड़ा स्पीड स्लो रखूंगा इस वीडियो में। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग स्पीड स्लो है तो आप अपने यूट्यूब पर जाके उसमें अपनी स्पीड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बढ़ा सकते हैं 1.5 या 2x पे, जितने पर भी चलाना है आपको। ठीक है, अप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी तो सर्किट में चेंजेस आएंगे। सर्किट क्या बनेगा, सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर मैं चलो यहीं पर ही बना लेता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से रसिस्टर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक और रसिस्टर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, हमारा डायोड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायोड है। अब देखो एक चीज़, अभी मैं चलो इसको डायोड के लिए जगह छोड़ लेता हूँ, दैन इसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक और रसिस्टर है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये कितना है 10 किलो ओम, ये कितना है 10 किलो ओम,
और ये कितना है 20 किलो ओम, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या इनपुट अप्लाई किया, और कौन सा अप्लाई किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब देखो जब ये पॉजिटिव होगा यानी कि ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो डायोड का इधर क्या है, एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव होने की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा। कब करेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। और जब फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड वर्क करता है तो उस टाइम पर हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो कैसे करेगा, इस तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। और जब डायोड जो है शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट तो फ्लो हो जाती है लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। कब, जब हम इसको आइडियल लें। अब यहाँ पर तो ना तो उसने सिलिकॉन दिया ना जर्मीनियम दिया, तो इसको हम आइडियली कंसिडर करेंगे। अगर उसने कुछ लिखा होता सिलिकॉन या जर्मीनियम, देन उसको हम उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आइडियल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने डायोड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हमने जब ये शॉर्ट सर्किट किया तो अब हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया यानी कि इसमें करंट तो फ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये सर्किट क्या और मॉडिफाई हो सकता है। अब हमारा ये सर्किट बन गया, इस पे काम करना है। अब ये क्या और मॉडिफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये सीरीज में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले तो इनका पैरेलल निकाल लो दोनों का। तो पैरेलल निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया। तो कैसे निकालते हैं पैरेलल, 1/1 R1 प्लस 1 R2, या सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने साइड में बताया है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे नहीं चाहे तो जब इनका हम पैरेलल निकालेंगे तो कितना होगा, R1 R2 यानी कि 10 यहाँ से मैं लिखूँ 10 × 20 अपॉन 10 + 20, यही तो है ना, नीचे प्लस है ऊपर मल्टीप्लाई में। तो कितना हो गया 200 अपॉन ये कितना हो गया 30, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 200 को कहीं से, 200 डिवाइडेड बाय 30 तो कितना आ गया 6.6667 आ रहा है। तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, 6.67। तो हम इस सर्किट को फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ये रेसिस्टर हमने लगा दिया और यहाँ पर सिंगल हमने रेसिस्टर लगा लिया इस तरह से। ये तो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये 10 किलो ओम है, ठीक है। और ये कितना हो गया अब 6.67 किलो ओम, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके अक्रॉस हमने क्या लेना है, आउटपुट लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये सर्किट बन गया तो हमें जो वोल्टेज लेनी है, वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो रही है, ये 6.67 जो रेसिस्टर है इसके अक्रॉस हो रही है। दोनों रेसिस्टर सीरीज में है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जब हम लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मान लो अब ये वाला रेसिस्टर और जिस रेसिस्टर के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अगर इस सर्किट की मैं आउटपुट वोल्टेज मेजर करूँ तो V0 = कितना होगा, जो रेसिस्टर है जिसके अक्रॉस हमने क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, तो 6.67 ये ले लिया, अपॉन में इसके साथ जो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 10 + 6.67 और मल्टीप्लाई में जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स यानी कि इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है 20 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। क्या है 6.67 + 10, ये तो हो गया 16.67, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 6.67 डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर आया था वो ये हो गया, और मल्टीप्लाई कहाँ से करना है 20 से, मल्टीप्लाई 20 तो लगभग 8.002 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है, या 8.002 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना वोल्ट आ गया तो इतना वोल्ट हमने लिख लिया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है, एक तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है, ठीक। इसको मैंने V01 लिख लिया, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, V01 कर ले रहे हैं। यहाँ पर V01 रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा अलग अलग के लिए। अब हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप सेकेंड, स्टेप 2। अब क्या करना है, अप्लाई नेगेटिव हाफ साइकिल, अप्लाई नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे कहाँ, इस सर्किट में, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये, सर क्या बनेगा, क्या ये, तो ये बनेगा कि यहाँ पर ये एक रेसिस्टर है और यहाँ पर ये डायोड है, और फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है V02 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एक रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर बना दीजिए, कितने किलो ओम का, 20 किलो ओम का, बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर एक और रजिस्टर है, ये कितने किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर एक रजिस्टर है 10 किलो ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं वी इनपुट अप्लाई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पोलैरिटीज क्या होंगी, तो पोलैरिटीज होंगी सर यहाँ पर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये नेगेटिव होगा तो जब नेगेटिव यहाँ पर होगा तो ये डायोड रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा तो उस टाइम पर ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, तो मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जब ये ओपन है तो क्या इस सर्किट में यहाँ पर करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रेसिस्टर में कोई करंट नहीं पहुंचेगा, और जब कोई करंट नहीं पहुंचेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर V02 इक्वल्स टू कितना होगा, 0 वोल्ट। तो हमने दोनों वोल्टेज निकाल लिए, अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ये वाली वेवफॉर्म पहले वहां पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो इनपुट वेवफॉर्म इस तरह से बनानी है, फिर से इनपुट वेवफॉर्म भी बनानी है पहले, ठीक है। इसके नीचे देन आप बनाएंगे आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट भी दिखाना है यहाँ पर इस तरह से पूरा, ठीक है। ये V0 है और ये V इनपुट है जो दिया हुआ था, ये +20 है और ये -20 है और ये 0 है, ठीक है ना, इस तरह से है। ये T हो गया, और क्या कुछ दिया हुआ था, ये T दिया हुआ है, चलो नहीं दिया हुआ, +20 -20 VI और ये 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर डॉटेड लाइन इस तरह से मार्क कर लेनी है, ठीक है, जिससे हमारा डायग्राम जो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में बहुत अच्छे से बने। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया +20, एक और मार्क कर लिया जो हमारा आया था, और यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है। नीचे तो मैंने कर लिया मार्क -20। अब देखो क्या आया था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने अप्लाई की थी तो आउटपुट क्या आया था उस टाइम पर, 8.002, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर मानी है ना, ये क्या मान ली मैंने, 8.002 वोल्ट। तो यानी कि जो वेव फॉर्म है, ये वाली जो वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ होगी तो वो यहीं तक जाएगी बस। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 8.002। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितना आया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितना आया, 0। तो यहाँ पर 0 बना देंगे। तो इस तरह से मैं कलर इस वाले से बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यही बस हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना था यहाँ पर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर लेता हूँ सेकंड न्यूमेरिकल की, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल सेकंड में भी मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, क्या है, बस सीधा ये एक इनपुट वेव फॉर्म है जो इस पे अप्लाई करनी है, देन इसका जो आउटपुट बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर ये भी न्यूमेरिकल जो है क्लीपर का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बायस्ड न्यूमेरिकल, वो बायस्ड क्लीपर ले लिया। यहाँ पर हमने एक बैटरी और ले ली, डीसी बैटरी, इसका मतलब ये क्या हो गया, बायस्ड क्लीपर हो गया। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, चलिए हम देखते हैं, समझते हैं क्या करते हैं इसको। तो करने का तरीका वही है, मैंने बताया था कि मैं क्या करूंगा, अब आपको पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं सीधा यहाँ पर इनपुट वेव फॉर्म बना ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आउटपुट वेव फॉर्म आपको इसी में समझा के ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इनपुट वेव फॉर्म सबसे पहले अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो इनपुट वेव फॉर्म किस तरीके से है, कुछ यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म सी मुझे दिख रही है, और ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ही है, ठीक है। वी आई यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये हमारा कितना है, 15 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना है, -15 वोल्ट, और ये 0 हो गया, ठीक है। और ये क्या है, टी है यहाँ पर, क्लियर। तो अगर मैं इसके नीचे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो वो मेरी आउटपुट वेवफॉर्म किस तरीके से बनेगी वो डिपेंड करेगा जब मैं ये सर्किट में अप्लाई कराऊंगा वेवफॉर्म। ये क्या हो गया, वी आउटपुट हो गया, ठीक है ना। बाकी ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया, क्लियर। तो ये तरह से मैंने आउटपुट वेवफॉर्म के लिए यहाँ पर तैयार कर लिया। अब हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी 2 हाफ साइकिल हमें अप्लाई करनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन क्या होगा, जरा देखो इधर, ध्यान दो थोड़ा सा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्लियर। तो जब ये पॉजिटिव होगी तो डायोड के एनोड पर पॉजिटिव है, तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। लेकिन यहाँ पर जो बैटरी हमने कनेक्ट की है, इस बैटरी का पॉजिटिव भी इधर ही है, तो इसका मतलब ये तो एसी सिग्नल है, और यहाँ पर हम जो दे रहे हैं वो कौन सा है, डीसी है। तो डीसी तो कांस्टेंट 3 वोल्ट मिल रही है, तो जब तक ये 3 वोल्ट नहीं हो जाती तब तक ये डायोड कहाँ रहेगा, डायोड रहेगा रिवर्स बायसिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और ये 3 वोल्ट है, और जब तक ये 3 वोल्ट या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तब तक डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, आइडियल है। तो इसलिए 3 वोल्ट पर ही हम देखेंगे। अगर ये प्रैक्टिकल सिलिकॉन होता तो 3.7 हो जाता, और ये जर्मीनियम होता तो 3.3 हो जाता।
क्योंकि इस जर्मीनियम में 3.3 ये भी ड्रॉप करता है और सिलिकॉन में 0.7 ये भी ड्रॉप करता है, ठीक है, और वो जर्मीनियम में 0.3, ठीक है। चूंकि आइडियल है तो कितना 3 वोल्ट पर ही हम देखेंगे कि जब तक इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में वर्क करने वाला है। और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क करने वाला है तो ओपन सर्किट होने वाला है, ओपन होने वाला, तो यहाँ कनेक्शन खत्म, कनेक्शन खत्म, तो जो इनपुट पे अप्लाई किया वही हमें क्या मिल गया, आउटपुट में मिल गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए, तो जैसे ये था ना, मैं पहले इसको डॉटेड ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे तुम्हें क्या होगा, समझ में आने में कोई दिक्कत परेशानी इस तरह से होगी नहीं। यानी कि जो इनपुट वेवफॉर्म थी वो मैंने क्या कर ली, डॉटेड ड्रॉ कर ली। ये इनपुट वेवफॉर्म जो डॉटेड मैंने ड्रॉ करी है ये आउटपुट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे बस। ये -15 है, ठीक है, ये +15 है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 3 वोल्ट तक ये ऐसे ही काम कर रहा है, तो मैंने मान लिया 3 वोल्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट जब यहाँ पर है तो 3 वोल्ट तक हमें क्या मिला, जैसा इनपुट था वैसा ही हमें आउटपुट मिला। तो ये तो 3 वोल्ट तक हमें एज इट इज इस तरह से मिल गया ये इतना, ठीक है, 3 वोल्ट। अब जैसे 3 वोल्ट से ऊपर हुआ यहाँ पर पोटेंशियल इधर, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया। और जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो 0 होती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। तो ये शॉर्ट सर्किट तो हो गया, तो यहाँ पर ये कनेक्शन तो प्रोवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है, पूरा। और जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये तो 0 करेगा, लेकिन ये 3 वोल्ट की बैटरी तो है, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट वो कब तक मिलेगा, जब तक ये फिर से लौट कर 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से कम नहीं हो जाता। कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है इसको, तो 15 तक जाएगा, फिर लौट के आएगा 3 या 3 से कम नहीं हो जाता, तब तक ये कहाँ रहेगा, तब तक ये फॉरवर्ड में रहेगा। तो फॉरवर्ड में रहेगा तो हमें तब तक क्या मिलेगा, तब तक हमें 3 वोल्ट ही सप्लाई यहाँ पर मिलेगी। तो देखो, जब तक ये लौट के यहाँ से यहाँ नहीं आ जाता तब तक हमें क्या मिल रहा है, तब तक हमें 3 वोल्ट ही मिल रहा है। तो कांस्टेंट डीसी हमें यहाँ पर ये 3 वोल्ट मिल गई। जैसे ये फिर से कम होता है इधर इनपुट पर पोटेंशियल, तो ये फिर से रिवर्स में पहुंच जाएगा, और रिवर्स में पहुंच जाएगा तो ओपन, ओपन तो जो इनपुट वही आउटपुट, क्लियर। तो यानी कि एज इट इज हमें यहाँ पर इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज कुछ इस तरह से होंगी। अब देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है क्या, तो एनोड पर जब नेगेटिव होता है तो रिवर्स, और बैटरी भी का भी इधर पॉजिटिव है तो कैथोड पे पॉजिटिव है तो भी रिवर्स। अब चाहे पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा हो, चाहे पोटेंशियल इधर ज़्यादा हो, कोई सी भी कंडीशन हो, देखा जाए तो डायोड रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो यानी पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब डायोड रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है तो यानी कि ओपन रहने वाला है, ओपन रहने वाला, तो इस तरह से यानी कि यहाँ से हट गया, तो जो इनपुट पे अप्लाई किया वही हमें डायरेक्ट कहाँ मिल गया, आउटपुट पे मिल गया। तो जैसा हमने इनपुट पे अप्लाई किया, जैसा हमने इनपुट पे अप्लाई किया था, ये एज इट इज उतना का उतना हमें आउटपुट मिल गया इस तरह से। तो वेवफॉर्म क्या बनी, यहाँ से ये 3 वोल्ट देखना चाह रहा है बस एग्जामिनर, 3 वोल्ट पर यहाँ पर ये क्लिप हो गई उससे ऊपर, और उसके बाद नीचे नेगेटिव हाफ में फुल मिल गई। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है कि ये स्क्वायर वेव अगर हम इस सर्किट में अप्लाई करें तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगी। तो देखा तो यहाँ पर तो कैपेसिटर लग रहा, तो हो सकता है कि ये क्लैंपर हो सकता है ये क्लैंपर हो, तो कोई बात नहीं, हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं, हम तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमें पता है। तो करेंगे, कैसे करेंगे, मैं ये वेवफॉर्म फिर से यहाँ बना लेता हूँ इस तरह से। चलिए, मैंने ये वेवफॉर्म यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर ली, स्क्वायर वेवफॉर्म है। ये कितना हो गया, +20 इनपुट है ना ये, और ये -20 हो गया, और ये 0 है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, t हो गया, क्लियर। अब जब मैंने ये अप्लाई किया इसमें, तो इसमें भी देखो यहाँ पर 2 साइकिल है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पोलैरिटीज क्या होंगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड कौन सी बायसिंग में होगा, जब ये इधर नेगेटिव होगा तो डायोड तो रिवर्स बायसिंग में चला गया, और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में चला गया तो ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया वो सीधा सीधा इस रेसिस्टर में गया, और उतना ही हमें आउटपुट मिल गया, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो इनपुट पे अप्लाई किया वो एज इट इज हमें आउटपुट पर मिल गया। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, नहीं हुई। अब देखो, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की थी ना, तो इसमें ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हमने अगर नेगेटिव हाफ साइकिल और अप्लाई करके देख लेते हैं इसमें पहले, ठीक है। जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो पोलैरिटीज क्या होंगी, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव,
ठीक है, ये पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव होगा तो डायोड फॉरवर्ड में होगा, इधर से पॉजिटिव तो फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड में होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो ये सर्किट क्लोज होगा, और ये सर्किट क्लोज होगा तो ये कैपेसिटर उतने ही वोल्ट चार्ज हो जाएगा जितने वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर रखा होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना है, 20 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है 20, तो ये 20 वोल्ट चार्ज हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल में। और जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला, 0, तो इस रेसिस्टर में भी कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर 0। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें, मैं यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये T है और ये यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर, ये V0 है। तो हमें ये यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ कर ले। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना मिल रहा है, 0। तो ये मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव का पहले ड्रॉ कर लिया 0। हमें क्या था, अगर हम ये अगर पहले पॉजिटिव अप्लाई कर दिए हमने, जैसे मैंने अप्लाई की थी, तो हमें उतना ही मिल रहा था पॉजिटिव, फिर नेगेटिव अप्लाई की तो 0 हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से जब पॉजिटिव अप्लाई होगी ना तो ये डबल होके मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, पहले नेगेटिव अप्लाई कर ली, देन उसके बाद इसके बाद ये घूम के तो यही आएगी ना वेवफॉर्म, तो वो वाली पॉजिटिव अप्लाई कर ली। जरूरी थोड़ी है कि पहले इसमें पॉजिटिव ही जाएगी, आई बात समझ में, जरूरी थोड़ी है किसी सर्किट में भी पहले पॉजिटिव वेवफॉर्म ही जाएगी, हो सकता है नेगेटिव जाए। तो भले तो उन्हें बनाया ऐसे रखा डायग्राम, लेकिन हमने क्या करा, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर ली, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर ली तो 20 वोल्ट, तो ये चार्ज हो गया और देन आउटपुट हमें क्या मिला, 0। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हुई यानी कि ये वाली पोलैरिटीज हुई तो डायोड ओपन रिवर्स बायसिंग में चला गया, लेकिन 20 वोल्ट ये है और 20 वोल्ट ये है कैपेसिटर चार्ज, तो दोनों सीरीज में, तो ये ऐड हो जाएंगे, 40 वोल्ट हो जाएगा, और ये 40 वोल्ट हमें इस रेसिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा ना, ये कितना मिलेगा, पॉजिटिव में 40 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। तो आंसर यही देखना चाह रहा है एग्जामिनर। तो बस आपका ये सॉल्यूशन है कि ये क्या देखा हमने, ये 20 ये था, 20 ये था, टोटल 40, तो ये टोटल की टोटल वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट हो गई और 0 से लेकर 40 तक हो गया। आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देख लिया करें कि कितना आ रहा है, यहाँ पर 40 है ना, तो इन दोनों ये कितना 20 है यानी 40 है, तो यानी कि हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है वेवफॉर्म, क्लियर। चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला जो न्यूमेरिकल है क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड, ये सर्किट है इसके लिए हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टेंस, यानी कि ये वाला, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, ठीक है, फिर क्या है, द करंट थ्रू द जेनर डायोड, यानी कि इस डायोड में जो करंट फ्लो कर रही होगी उस करंट को। तो देख के क्या पता चला, जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी बन जाता है एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल का भी ध्यान रखेंगे एग्जाम में। अगर जेनर डायोड से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में एक एक कराने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का भी। अगर वीडियो देखो सच में पसंद आ रहा है ना तो लाइक करो जल्दी से, और कमेंट करके भी बताओ कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, ठीक है। अपनी सक्सेस क्लासेस फैमिली को इंक्रीज करना है आपको, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। और आने वाले सेमेस्टर में देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बढ़िया मिलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो इस रेसिस्टर में होगा, यानी कि VL मैं कह दूँ, लोड रेसिस्टर, पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि VL फाइंड करना है, ठीक है, VL लोड वोल्टेज, यानी कि VL क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि RL है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, जितना इस जेनर डायोड के अक्रॉस होगा, तो VL जो है ना वो ऑलमोस्ट ये इक्वल होगा किसके, VZ के, और VZ कितना है हमारा यहाँ पर 50 वोल्ट। तो पहला आंसर तो ये हो गया, देखो कितना सा है, जेनर डायोड पे न्यूमेरिकल बनता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़कर आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल आता है जेनर डायोड पे। तो क्लियर, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमने क्या निकाला, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ होगी, यहाँ पर होगी ना, और यहाँ पर क्या है, लोड रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, VL, और VL कितनी होगी, जितनी यहाँ होगी, जितनी, क्योंकि वोल्टेज जो है ना पैरेलली सेम रहती है, सीरीज में ड्रॉप होती है वोल्टेज, क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जितनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पर तो गिवन है ना 50 वोल्ट है, तो भाई फिर हमें आगे भी वही मिलेगी VL। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेसिस्टर, इस रेसिस्टर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बाकी यहीं तो ड्रॉप हो रही है, ये तो टोटल वोल्टेज है, इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो यहां पर जो ड्रॉप होगी वही तो आएगी। तो सेकंड में हमें करना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेसिस्टर, यानी कि RS के अक्रॉस, तो कितना होगा, VS इक्वल्स टू
हाँ, सीरीज रेसिस्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप देखूं तो Vs जो है ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जो है माइनस Vz अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 120 माइनस अगर ये Vz कितना है 50, तो अगर मैं इसको करूंगा तो 20 यहाँ जाएगा 30 वहाँ जाएगा, तो कितना आ गया 70 वोल्ट। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, ये जरा थर्ड को देख लो। करंट निकालनी है कहाँ पर, जेनर डायोड में, ठीक है, जेनर डायोड में करंट निकालनी है। तो जेनर डायोड में करंट, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो सोर्स करंट होती है यहाँ पर IS वो इक्वल होती है किसके, IZ प्लस IL लोड करंट के। लोड करंट कौन सी है, जो इसमें है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जो इसमें है ये वाली लोड करंट हो गई, और ये वाली जो है इसमें जो होगी वो जेनर डायोड की IZ होगी, और इसमें जो होगी यहाँ पर ये वोल्टेज वो करंट सोर्स होगी, सोर्स करंट IS। तो ये जो IS होती है टोटल दोनों में जाकर डिवाइड होती है, तो ये IZ प्लस IL इक्वल टू कितना हो गया, IS हो गया। तो हमें 1 बाय 1 जो है ना एक एक करके कैलकुलेट कर लेनी है, और हम इसके बाद इसमें पुट कर देंगे। तो मैं अगर IL की बात करूं तो IL इक्वल टू कितना होगा, VL अपॉन RL, ठीक है। ऐसी मैं IS की बात करूं तो IS इक्वल टू कितना हो जाएगा, VS अपॉन RS, यानी कि RS में इसको कह रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। VL कितना है, VL कितना निकाला था हमने, ये रहा VL कितना था 50 अपॉन में RL कितना है 10, तो यहाँ से कितना आ गया 5, 10 है ना, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। RL ठीक है कितना है 10 है, बिल्कुल ठीक। VL कितना आया था 50 आया था, ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया 5 आ गया, क्लियर। ये किलो ओम में है और ये वोल्ट में है, ठीक है। ये क्या है 10 जो है ना ये किलो ओम में, तो 10 के साथ इंटू 10 टू द पावर 3 और करेंगे, तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 5 मिली एम्पियर। तो करंट IL जो आई है 5 मिली एम्पियर आई है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर IS की बात करूँ तो IS इक्वल टू यानी कि VS कहाँ पर है, VS यहाँ पर जो निकाला हमने, ये रहा VS, सेकंड पॉइंट में VS ही तो निकाला है ना, VS थोड़ी निकाला है हमने, यहाँ पर VS ही निकाला है। हाँ ये VS ही होगा ना, ये मैंने VS सोर्स वोल्टेज यहाँ पर क्यों किया, या तो इसको VS नहीं लिखूँ मैं, RS यहाँ पर इसको कुछ और लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। यानी कि मैं इसको, क्योंकि मैंने इसको VS इसको मान लिया ना यहाँ पर 120 को, तो यहाँ पर मैं VS नहीं लूँगा फिर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको कुछ और मानना पड़ेगा मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज वो होगी जो इस रेसिस्टर में ड्रॉप हो रही है। कौन से रेसिस्टर में, RS में, तो मैंने इसको मैं VS ही मान लेता हूँ इस वाले को, और इस वाले को VI कर लेता हूँ, वरना फिर उसमें कन्फ्यूजन रहेगा, इसको VI कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VI हो गया, यानी कि VS इक्वल्स टू VI माइनस VZ, ठीक है। और ये VS क्या है, ये हमारा क्या है, ये VS था, तो VS कितना हो गया 70 अपॉन RS कितना है 5 किलो ओम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो कितना होगा 5 1 जा 5, कितना बचा 2 बचा ना, 5 6 7 और 5 4 जा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 14 मिली एम्पियर। तो IS हो गया। अब यहाँ ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है और हमें IZ निकालना है, तो IZ यहाँ से कितना होगा IS माइनस IL, ये इधर लिया है माइनस का हो गया, IS कितना आया 14 मिली एम्पियर, ठीक है, 14 माइनस 5 मिली एम्पियर में है ना दोनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कितना बचा 9 मिली एम्पियर हमारा क्या आया, IZ आया, ठीक है ना, क्लियर। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो एक आंसर तो हमारा ये वाला हो गया, एक आंसर हमारा VS ये वाला हो गया, और एक आंसर हमारा पहले वाला ही ये वाला हो गया। तो तीनों आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो गए, ये फाइंड हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो अब अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसमें कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में जब पड़ेगी। देख के पता लग गया वैसे तो समिंग एम्पलीफायर, लेकिन हमें नहीं पता चला तो हम कैसे करेंगे, डेरिवेशन की तरह करेंगे। डेरिवेशन मैंने सबके करा रखे हैं, लेकिन अगर देख के पता लग गया कहाँ का है तो बस डायरेक्ट उसको फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर लेंगे। दोनों ही तरीके सही है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करे, लॉन्ग में दे रखा है अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का और सिंपल सा ऐसा न्यूमेरिकल, और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन दे दिया 3-4 लाइन में, तो ऐसा नहीं समझना कि आपको इतना छोटा न्यूमेरिकल इतने फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सही होगा तो इसका मैं सॉल्यूशन अगर बात करूं तो इसमें क्या करना है, मैं समिंग एम्पलीफायर तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इसमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं क्या करना है, इस क्वेश्चन में यह है कि ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, क्या होता है माइनस, क्योंकि नेगेटिव वाले पे तो इन्वर्टिंग ही है, ठीक है,
माइनस तो हो ही गया आर एफ अपॉन आर वन वी इनपुट 1 प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी इनपुट 2। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सारे सेम है, ये डिफरेंट है, तो मैं चाहूँ तो सेम वाला कुछ फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जैसे हम डेरिवेशन में करते हैं, लेकिन नहीं, हमें हमेशा फुल वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना, चाहे सेम भी क्यों ना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही हमें धोखा लग जाता है और गलत कर लेते हैं हम, ठीक है। प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी इनपुट 3, बस 3 तक है ना, तो 3 तक हमने ले लिया। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो आर एफ तो हमारा 20 चलेगा, आर वन 10 चलेगा, ठीक है ना। आर वन यानी कि आर ए आर बी आर सी है ना, तो आर ए आर बी आर ए सी भी लिख सकते हैं, आर ए आर बी आर सी कर लो, ठीक है। और बस ये वी वन वी टू वी थ्री हो गया वी इनपुट 1, तो आर एफ कितना है 20 अपॉन 10 और वी इनपुट 1 कितना है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 20 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई कितना है 1 प्लस 20 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई कितना है 0.1। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, मुझसे ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन करते हो तुम। मैं तो हर बार जब भी कोई न्यूमेरिकल वाला कराता हूँ इसमें वीडियो में किसी में, उसमें हर बार गलती कर ही लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1। अब यहाँ पर कितना हो गया 2 1 या 2 यानी कि 0.2 प्लस 2 प्लस 0.2, तो ये 0.2 यानी कि कुल मिलाकर 2.4 और दिस इज द फाइनल आंसर। तो बस यही हमारा आउटपुट वोल्टेज था, V नॉट इक्वल्स टू 2.4। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लो। और ये कितने में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये मैं समझो कि ये छोटा सा है तो कम में आएगा या इसके साथ कुछ और आएगा, कभी कभी ऐसे इससे भी सिंपल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या करना है। स्केच द सर्किट ऑफ समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओप एम्प टू गेट इतना आउटपुट वेयर V1 V2 V3 आर द इनपुट गिवन दैट RF इक्वल्स टू 100 किलो ओम। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जाम में, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको नहीं होगा कन्फ्यूजन, आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके आओगे। इसमें करना क्या है, हमें समिंग एम्पलीफायर जो है वो स्केच करना है या डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अब देखो कितने इनपुट्स हैं, V1 V2 V3। तो चलिए 3 इनपुट्स के लिए हम पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। एक तो 3 के लिए यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, इस तरह से एक और फीडबैक, ठीक है ना। समिंग एम्पलीफायर का सर्किट ध्यान होगा ना तभी तो कर पाओगे। ये RL हो गया लोड रेसिस्टर, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये 741 या A लिखोगे यहाँ पर, ये V1 और ये V2 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे, VID लिखोगे, ठीक है, क्लियर। और साथ में ये भी लगाना मत भूलना, प्लस VCC और नीचे क्या होगा माइनस के VEE, ठीक है ना, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी। अब हमने जो है ना ये वैल्यू जो है ना ये दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, V1 V2 V3। अब हमें ये R1 R2 और RF भी दे रखा है, कितना 100 किलो ओम है। बस ये 3 ही तो निकालने होते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हमें आउटपुट ये चाहिएगा, तो आउटपुट ये चाहिए, तो आउटपुट सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो आउटपुट क्या चाहिए, V नॉट इक्वल्स टू माइनस के V1 प्लस 10 V2 प्लस 100 V3, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट होता है समिंग एम्पलीफायर का वो कितना होता है, माइनस RF अपॉन R1 V1 ले लेता हूँ क्योंकि V1 V2 V3 है ना इनपुट, ठीक है, प्लस RF अपॉन R2 V2 प्लस RF अपॉन R3 V3, ठीक है ना। बस अब इस तरह से हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से इक्वेट कराना है और R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जो वैल्यू आएंगी यहाँ पुट कर देनी है। और ये डिज़ाइन हमने कर ही दिया, स्केच हमने कर ही दिया, तो इस तरह से बस हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से R, देखो माइनस माइनस तो ही, तो बस ये तो लेगा नहीं, RF अपॉन R1 इक्वल्स टू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आया, R1 इक्वल्स टू RF आ गया, ठीक है ना। और RF की वैल्यू कितनी है, R1 इक्वल्स टू RF की वैल्यू तो 100 किलो ओम है, तो 100 किलो ओम, तो यानी कि R1 तो कितना आ गया हमारा, यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ 100 किलो ओम, ठीक है।
अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरा फाइंड कर लेते हैं। दूसरा क्या है, इसको इसके साथ इक्वेट करा लेते हैं। तो आर एफ अपॉन आर टू इक्वस टू कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से आर टू की वैल्यू कितनी हो गई, आर टू की वैल्यू होगी आर एफ अपॉन 10, आर एफ अपॉन 10। ठीक है, और आर एफ की वैल्यू कितनी 100 अपॉन 10, यानी कि कितना हो गया 10 किलो ओम। तो इसको कितना लिख देते हैं हम 10 किलो ओम। ठीक है, चलिए थर्ड फाइंड कर लेते हैं। तीसरा क्या है, आर एफ अपॉन आर थ्री इक्वस टू कितना है, आर एफ अपॉन आर थ्री इक्वस टू 100। तो 100 हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा, आर थ्री इक्वस टू आर एफ अपॉन 100, और आर एफ की वैल्यू भी कितनी है 100 अपॉन 100, यानी कि 1 किलो ओम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 किलो ओम। ठीक है, तो बस इस तरह से हम क्वेश्चन खत्म, बस इतना था क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना किसी को, कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, वरना शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट इसके बाद ये अब हमारा क्या है, किसका क्वेश्चन है ये, हाँ ये है हमारा किसका होगा इंटीग्रेटर का। ये है इंटीग्रेटर का, यानी कि हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, यूनिट थर्ड चल रही है यहाँ पर ओपैम वाली। इससे पहला क्वेश्चन भी ओपैम का था, समिंग एम्पलीफायर का, ये इंटीग्रेटर का है। तो इंटीग्रेटर के क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, अपने आप कर लेना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैं आंसर बता दूंगा फाइनल कितना आंसर है अभी। ठीक है, कर लेना अपने आप से। सॉल्यूशन देखो, इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है। A 5 millivolt 1 kilohertz sinusoidal voltage is applied at the input of an op-amp integrator for which R equals to इतना दिया हुआ है, C equals to इतना दिया है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये जो दिया है ना इससे हमें इनपुट वोल्टेज निकालनी। तो जो इनपुट वोल्टेज होगी ना वो कितना होगा, Vm साइन ओमेगा t होगी। अभी जो Vm है ये कितना 5 मिली वोल्ट, तो ये तो हो गया 5 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट को लिख दूं मैं यहाँ पर। ठीक है ना, Vm तो हमारा Vm, चलो पहले अलग अलग लिख लेते हैं ना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ना पहले। Vm जो दिया हुआ है वो तो 5 मिली वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ से देखो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, तो F इज इक्वल टू कितना है 1 किलो हर्ट्ज, ओम क्यों बना रहा हूँ मैं, किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ टी, टी नहीं सॉरी 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी तो दी है, तो ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज को मैं क्या लिख दूँ 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने, यानी 10 की पावर 3 हो गया किलो हर्ट्ज में। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 3 हो जाता। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 2000 पाई, इसकी 1000 की जब 2 से मल्टीप्लाई करी मैं 2000 पाई हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है इसमें उठा कर रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा वी आई इक्वस टू, वी एम तो 5 लिया मैंने। ठीक है, मिली वोल्ट में, तो ये वी आई भी मिली वोल्ट में लिख दूंगा। ठीक है, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2000 पाई, और टी तो है ही है, और साथ में ये कहाँ में आ गया मिली वोल्ट, यानी कि वी इनपुट जो हो गया इतने मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, अब हमें और क्या दिया हुआ है, और जो गिवन है आर गिवन है कितना है 100 किलो ओम, और क्या गिवन है सी गिवन है 1 माइक्रोफेरेड। इसको अब क्या लिखेंगे 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, और इसको क्या वैसे तो मिली वोल्ट में है तो इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट भी लिख देंगे, और इसको क्या लिख लेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड। ठीक है, अब हमें करना क्या आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट जो होता है आउटपुट वोल्टेज इंटीग्रेटर का वो आपको पता होना चाहिए, माइनस के 1 अपॉन सी और आर सी दे रखे ना, सी आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी इनपुट डी टी, ये होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो 1 अपॉन सी आर, यानी कि यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, कैलकुलेट अपने आप कर लेना। 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, और इंटीग्रेशन करा हमने 0 टू टी। ठीक है, कितना है वी आई कहाँ पर है, ये रहा 5 साइन ओमेगा, नहीं ओमेगा तो 2000 हो गया ना, 2000 पाई टी और डी टी। ठीक है ना, डी टी के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके आंसर मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं चेक करूँगा आंसर जो भी आएगा आपका, देखूंगा किसने करके दिया है नहीं दिया है।
मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, वैसे फाइनल जो आंसर आ रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपना आंसर। जो आंसर आ रहा है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा है 1/40 पाई कॉस 2000 पाई टी -1 मिली वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए, जिसका ये आंसर आ गया उसका कैलकुलेशन सही है बस, ठीक है। इसको मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर जो भी आएगा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है ये डिफरेंशिएटर का है, ठीक है ना। इन एन ओपैम्प यूज्ड एज डिफरेंशिएटर आर इक्वल्स टू इतना 1 मेगा ओम, सी इक्वल्स टू इतना, वी आई इक्वल्स टू, इन्हें तो दे ही दिया वी आई, तो कोई बात नहीं सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या है, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, तो आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 मेगा ओम, ठीक है। सी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। चलो इसकी मैं वो भी बता देता हूँ ना, 1 मेगा ओम मतलब क्या हो गया 1 × 10⁻⁶ ओम, और सी इक्वल्स टू कितना है 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 फेरेड, और वी आई भी दिया हुआ है कितना है 2 sin 1000 पाई टी मिली वोल्ट में है, तो इंटू 10⁻³ कर लेंगे बस। और जो सॉल्यूशन होता है हमारा वी आउटपुट निकालना है हमें, तो कितना होता है -के सी एफ सी आर या आर सी और d/dt और वी आई। तो वी आई में यहाँ पर वैल्यू अगर मैं सारी पुट करूँगा तो कितनी आएंगी -c, ये देखो 10⁻⁶ माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये 1 1 ही है दोनों, तो ये तो कुल मिलाकर 1 ही हो गया। कितनी सिंपल हो गई, यानी कि 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 d/dt, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है बस 2 sin 1000 पाई टी। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। -के 6.28 कॉस 1000 पाई टी इतने मिली वोल्ट आ रहा है। तो इस बार एक बार कैलकुलेशन करके ये आंसर जरूर मैच कर लेना, ठीक है ना, आंसर जरूर मैच कर लेना, ठीक है। देख लेता हूँ मैं सही लिखा है क्या मैंने। ठीक है, सही है ना, बाकी हाँ सही है। तो बाकी आप इसको जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, जैसे भी आपसे होंगी चीज़ें, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर कर लेते हैं। अब आती है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 से मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल किस तरह के क्वेश्चन कौन से देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इस यूनिट को स्किप करेंगे और बहुत सारे इसको पढ़ के भी जाएंगे। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है ना, यानी कि कन्वर्जन जरूर कर लेना। मैं मॉडल पेपर में भी करा दूंगा 4-5 कुछ क्वेश्चन वहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इसको। मॉडल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करा दूंगा, बाकी मैंने मास्टर वीडियो में कराया ही है। बूलियन लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये भी मैं करा चुका हूँ पहले से, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करा दूंगा, बाकी जो 7 मार्क्स के हैं, और मॉडल पेपर में भी एक आध क्वेश्चन ले लूँगा, और के मैप पर बेस्ड भी, ठीक है। तो ये तीनों मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, वरना बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। ये वाले मैं करा दूंगा मॉडल पेपर में, और बाकी उसमें इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, लेकिन आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लास्ट यूनिट का देख लेते हैं। यहाँ पर जो 5th यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन वाली, तो उस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल बनता है, तो वो इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल बनता है। इसमें मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं, इन तीनों चीज़ों से बाहर नहीं पूछेगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी, और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं फिर। एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कितना दिया हुआ है 10 sin 2π500t इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट ए कैरियर सिग्नल, तो इतना दिया हुआ है ये, और ये क्या है ऑडियो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, ठीक है ना। एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, तो हम पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन में EM। अगर मैं मॉड्यूलेट, मैंने E इसलिए लिया क्योंकि मैं EM बोलता था, मैंने डेरिवेशन में EM बताया, तो VM भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो EM कितना हो गया यहाँ पर 10 क्या दिया हुआ है sin 2π500t। ऐसी में अगर EC या VC की बात करूं कैरियर के लिए, तो 50 sin 2π10⁵
यहाँ पर कुछ मिस है, ठीक है ना, 10 की पावर 5 यहाँ पर क्या होगा, टी और होगा, यहाँ पर ये टी और होगा, इसको टी और लिख लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर देखो EM कितना हो गया, यहाँ से EM अगर मैं देखूँ तो 10 हो गया, और EC की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया, 50 हो गया, EC 50 हो गया। तो सबसे पहला क्या कह रहा है हमारा, पहला क्या निकालना है हमें, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और EM अपॉन EC हो जाता है, ठीक है ना। तो EM अपॉन EC की अगर मैं बात करूं तो M इक्वस टू कितना हो गया, M इक्वस टू EM की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन EC की वैल्यू कितनी है 50 है ना, हाँ 50, ठीक है। तो कितना आ गया, जब इसको डिवाइड किया मैंने तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया 0.2, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यहाँ पर ये हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हमें मेजर करनी है, तो इसमें साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज में हमें क्या करनी है, दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज मेजर करनी है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी भी और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी भी, यानी कि FC भी, और मतलब जो मतलब आगे वाली भी और पीछे वाली। FC तो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी सेंटर वाली, ठीक है। तो चलिए इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक करके। अब मैं दूसरा स्टेप की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या कहेगा, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं बात करूं तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें क्या मेजर करना है, तो पहले तो FM मेजर कर लेंगे और फिर FC मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो FM और FC मेजर करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये देखो यहाँ पर ये वाली जो FM वाली इक्वेशन है ना, ये देखो तो यहाँ से मैं अगर ओमेगा m की बात करूँ तो 2 पाई FT होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई FMT। तो यहाँ से ओमेगा m t से तो t कैंसिल हो गया, तो ओमेगा m की जगह पर क्या आ गया 2 पाई, ये वैल्यू आ गई, तो 2 पाई 500t। तो FM की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से सीधी सीधी 500, ठीक है, 500 कितना हो गया, हर्ट्ज हो गया। ऐसी मैं अगर FC की बात करूँ, ओमेगा C इक्वस टू कितना होगा, ओमेगा C इक्वस टू हो गया 2 पाई FCT, और ये ओमेगा C कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 2 पाई FCT। तो यहाँ पर जो FC की वैल्यू हो जाएगी तो इससे इक्वेट करेंगे तो 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये इतनी हर्ट्ज हो गई, क्लियर। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, 500 हर्ट्ज हो गया हमारा, और ये कितना हो गया FC 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज हो गया, क्लियर। ये तो हमने FM और FC निकाल लिया, तो अब हमें निकालना है USB अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, FUSB और FLSB यानी कि लोअर साइड बैंड। तो ये तो निकालने हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी लिए, तो हमने FM और FC कैसे निकाले ये समझ में आ गया ना। ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला एग्जैक्टली बनेगा तो ये होगा EM जो भी होगा हमारा, ये EM यहाँ पर EM नहीं, EM तो ये होगा ना, EM तो ये है, EM और EC, ठीक है ना। ये जो EM और EC लिए मैंने ये है इनकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं VM, मैं इनको V लिख ले रहा हूँ, ठीक है, VM और VC हो गया, यहाँ पर EM अपॉन, तो ये क्या हो गया VM इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा MT। तो ओमेगा M को जो हमने इससे इक्वेट कराया यहाँ पर, तो 500 निकल गया, ये निकल गया। तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FM प्लस FC, यानी कि कितना है 500 प्लस 10 टू द पावर 5, इन्हें ऐड कर लेंगे जो भी आएगा आपका, ठीक है। और FM माइनस FC, ये क्या हो जाएगा हमारा FM माइनस FC, यानी कि FM नहीं सॉरी FM माइनस FC नहीं, FC माइनस FM, FC माइनस FM, तो यानी कि कितना हो गया 10 की पावर 5 माइनस के 500, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आएंगे ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब बैंडविड्थ रिक्वायर्ड पूछ रहा है, कितनी बैंडविड्थ की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ रिक्वायर होती है ना, तो उसको मैं आगे बता देता हूँ। बैंडविड्थ जो होती है ना, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड जो होती है, जो भी बैंडविड्थ हमारी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, FUSB अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो जो आपके यहाँ पर USB आएगा, इसमें से LSB वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। तो इन तीनों के आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है ये वाला, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके।